हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हमारे इस डेली करेंट अफेयर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो उस पर भी लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं ने किस उत्तर पूर्वी राज्य में ब्लैक नेक क्रेन को बचाने के लिए पनबिजली परियोजना का विरोध किया है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में एक पनबिजली परियोजना थी, उसका विरोध किया है तवांग जिले में। ये यहाँ पे तवांग जिला दिख रहा है। यहाँ पे एक बिजली का परियोजना था, उसका विरोध किया है। यहाँ दो नदियाँ थी, न्यायजांगचू और तवांगचू। इन दो नदियों पर डैम बनाया गया था, और इस डैम पे 13 परियोजनाओं के माध्यम से 2890 मेगावाट बिजली पैदा करने की वो थी। तो बौद्ध भिक्षुओं ने इसका विरोध किया है। एक ब्लैक नेक क्रेन की जो पक्षी वहाँ पाई जाती है, इसको बचाने के लिए ये IUCN के लिस्ट में, मतलब थ्रेटेंड स्पीसीज में शामिल की गई है इसको। तो आइए उसके बारे में थोड़ा अगला देखते हैं। तो देखते हैं इसको। इसकी पॉपुलेशन लगभग 11,000 है, और ये यहाँ पे देख सकते हो 1972 में से IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। ये आते कहाँ से है? तो ये तिब्बत का जो क्षेत्र है, ये तिब्बत का क्षेत्र, और ये जितने ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये तिब्बत का क्षेत्र, यहाँ से ये आते हैं। ये ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर वहीं पे पाए जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो फिर यहीं चले जाते हैं। तो यहाँ जब आते हैं, यहीं से ठंडे, यहाँ थोड़ा ठंडा होता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है। इस वजह से ये लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ दिनों तक रहते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। मतलब ठंडक में आते हैं, जब गर्मी स्टार्ट होती है फिर ये लोग चले जाते हैं। तो इनकी संख्या ज़्यादा तो बची नहीं है, और इस वजह से ये लोग मरने लगे हैं। तो इनको बचाने के लिए ही इन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस परियोजना का विरोध किया गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑलिव रिडल टर्टल समुद्री कछुआ खबरों में था, यह किस राज्य के हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है? तो उसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के द्वारा जो हाई कोर्ट है, वहाँ के स्वतः संज्ञान लिया गया। स्वतः संज्ञान लेने का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है। तो उसने देखा कि अभी भीतरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें लगभग 800 कछुए मृत पाए गए थे। तो उसने नोटिस जारी किया उड़ीसा सरकार के पास कि मतलब यह इस क्या रीज़न हो सकती है कि इतने सारे कछुए मारे गए हैं। ये देखें, वॉलिब्रिडेल टर्टिल यहाँ है, ये गहिर माथा है, ये मिलती दिख रहा है ना, ये गहिर माथा। तो यहीं पे लगभग 800 कछुए मृत पाए गए हैं। ये माइग्रेटरी होते हैं, ये दूर दूर से आते रहते हैं। इनमें माना जाता है कि लगभग 90,000 किलोमीटर चल करके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ ये सिर्फ अंडे देने आते हैं। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कछुए पाए जाते हैं तो भारत में ही गहिर माथा के स्थान पे ही पाए जाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाए जाते हैं तो, और पूरे विश्व में, और यहाँ सिर्फ वो अंडे देने के लिए आते हैं। आगे थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन आके देखते हैं। इसका देखें तो उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उड़ीसा के वन और मत्स्य विभाग, मतलब फॉरेस्ट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण यहाँ लगभग 800 कछुए, ऑलिव रिडल जो कछुए, समुद्री कछुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। तो उसी को देखते हुए इन्हें स्वतः संज्ञान लेकर के वहाँ के हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और नोटिस जारी किया उस विभाग के खिलाफ कि क्यों ऐसा क्या हुआ, हमें इसका रीज़न बताइए। और यहाँ के जो कछुए हैं, ये भी कछुए IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में भी डाले गए हुए हैं, क्योंकि इनकी भी संख्या कम है।
अगर इसको देखें तो अंटार्कटिका और हिंद महासागर के गर्म पानियों में पाए जाने वाले ये कछुए हैं। और उड़ीसा के जो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य है, उड़ीसा का जो गहीरमाथा है वो जो समुद्री अभयारण्य है, उसमें ये कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल माना जाता है। अभी मैंने बताया ना कि सिर्फ ये पूरे कितनी संख्या में आकर के ये सिर्फ अंडे देने आते हैं वहाँ 9-9 हजार किलोमीटर दूर से चल करके। लगभग 4 महीने तक सिर्फ ये यहीं पे रहते हैं, उसके बाद में ये बाकी साल चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये है स्थिति। गहीरमाथा के अगर बारे में देखो तो गहीरमाथा एक समुद्री तट ऑलिव रिडेल्ड समुद्री कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है और उड़ीसा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। इसे एकमात्र कछुआ अभयारण्य माना जाता है। उड़ीसा सरकार ने 1997 में समुद्री कछुओं को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और गहीरमाथा में गहीरमाथा को कछुआ अभयारण्य घोषित कर दिया। यहाँ जो कछुए अंडे देने आते हैं ना, जो बसेरा करते हैं, रुकते हैं, उन्हें रुकरिंग कहा जाता है। और जब वो अंडे देते हैं और इतने सारे कछुओं का इकट्ठा होना, उसको एरीबाड़ा कहते हैं। समझ लीजिए ना कि अगर समझ लो कि जो आकर के रुकते हैं वहाँ बसेरा करते हैं तो उसको रुकरिंग कहा जाता है। और लेकिन अगर इतने सारे कछुआ आकर एक साथ अंडे देते हैं तो उसको एरीबाड़ा कहा जाता है। समझ रहे ना। यहाँ पे अगर उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में यहाँ भीतरकनिका एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक और यहाँ पे है जिसका नाम है सिमलीपाल। यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान है और एक समुद्री अभयारण्य है जिसे भीतरकनिका कहा जाता है। गहीरमाथा अभयारण्य जिसे कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो हम अगला देखते हैं। हाल ही में ग्रेटर टिपरा लैंड क्षेत्र खबरों में था। यह किस उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। ये मैंने मैप लगाया है त्रिपुरा, ये हमारा प्यारा भारत है और यह छोटू से जो बांग्लादेश में घुसा हुआ है, बांग्लादेश में वो घुसा हुआ है। ये बांग्लादेश की सीमा है तो ये बांग्लादेश में ही घुसा हुआ है। इधर असम है, इधर मिजोरम है। तो ये पूरा ही क्षेत्र अगर देखा जाए, ये पूरा ही क्षेत्र एक टिपरा लैंड की मांग करते हैं यहाँ के कुछ समुदायों के द्वारा। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका देखें तो टिपरा की जो बात होती है, ग्रेटर टिपरा लैंड इंडिजीनियस पीपल्स फंड ऑफ त्रिपुरा, मतलब जो इसके बारे में जो कहा जाता है ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में टिपरा लैंड की मांग की विस्तृत की जा रही है। यहाँ के कुछ आदिवासी जो हैं उनके लिए एक टिपरा लैंड की मांग की जा रही है, जो मुख्य मांग त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्ता जिला परिषद के बाहर स्वदेशी क्षेत्र या गांव के रहने वाले कुछ आदिवासी व्यक्ति जो शामिल हैं और जिसमें त्रिपुरी समुदाय के लोग, उसमें कुल 19 कुल शामिल हैं। अधिकांश अगर देखा जाए तो ग्रेटर टिपरा लैंड के नाम से जाना जाता है इसको। और इनका कहना है कि एक उच्च विचार, यह मतलब माना जाता है कि यह विचार सिर्फ त्रिपुरा के आदिवासी परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तक ही सीमित होनी चाहिए। इनका मानना है कि जो त्रिपुरा के अंदर जो जितने आदिवासी आते हैं, इन जो त्रिपुरी जो रहने वाले हैं, जो आसपास में एरिया में जितने लोग आते हैं, जैसे मान लो कि जैसे असम हो गया, मिजोरम हो गया, और भारत के बाहर अगर देख ले तो बंदरबन हो गया, चटगांव, खगराचारी और बांग्लादेश। तो इन सब वाले जो क्षेत्र हैं, इन सब में भी त्रिपुरी जनजाति रहती है, त्रिपुरी समुदाय रहती है। तो जहां तक ये लोग रहते हैं उन सबको मिला करके टिपरा लैंड की बात की जाती है। सबको माना जाता है कि टिपरा लैंड है। तो इनका कहना है कि ये सब हमको दे दीजिए और हमारा एक अलग झंडा हो, अलग सरकार हो और अलग तरह की हमारे यहाँ शासन चले, लेकिन रहेंगे तो भारत में ही, लेकिन हमारा सब कुछ अलग होना चाहिए। इनका कहना यही है। मतलब समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट राज्य में लगातार इसी तरह के घटनाएं और इसी तरह के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अभी नागालैंड में कुछ दिनों से चल रहा था,
तो नागालैंड में वहाँ RN रवि जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने इन सबको सुलझा करके, और जो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था परसों, क्या किया था कि सारे इन सब मामलों को सुलझा करके, और जो वहाँ की विधानसभा थी उसमें राष्ट्रगान से सत्ता को, मतलब सत्र को शुरू किया था। तो मतलब ऐसे तो चलते रहते हैं। अभी असम में बोडोलैंड की मांग होती है, यहाँ टिपरालैंड की मांग हुई है, और नागालैंड में नागालैंड की मांग होती है। तो इसी तरह से चलता रहता है। तो आप सब लेकिन इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किसके द्वारा नागालैंड में राज्य शिक्षा सुधार के लिए हस्ताक्षर किया है। माफ करिएगा, यहाँ राज्य होगा, राज्य हो गया है, यहाँ राज्य शिक्षा सुधार होगा। तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। भारत और विश्व बैंक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि वहाँ के राज्य में जो शिक्षा सुधार के लिए ये हस्ताक्षर किया गया है, लगभग $68 बिलियन का। थोड़ा वहाँ के बारे में देख लेंगे। यहाँ के राज्यपाल जो हैं BD मिश्रा हैं, और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। राज्यसभा सीटें 1 है, लोकसभा सीटें 2 है, और हाई कोर्ट वही गुवाहाटी का हाई कोर्ट यहाँ पे लगता है, जो ब्रांच होती है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। नागालैंड में शिक्षा परियोजना छात्रों और शिक्षकों द्वारा सामना किए गए महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करेगी और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये वहाँ की, क्योंकि अब उधर पिछड़ा एरिया है, तो उतना एजुकेटेड लोग नहीं हैं, उतना वहाँ शिक्षित नहीं हैं। तो वहाँ पे शिक्षा बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा, और जितने कौशल विकास हो पाए उसको वहाँ पे किया जाएगा इस माध्यम से। यहाँ वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग के जो CA महापात्रा जो हैं वहाँ के, उन्होंने इस मामले पर हस्ताक्षर किया है। सर देखा जा रहा है कि प्रशासन को बढ़ाने के साथ साथ बुनियादी स्कूलों में शिक्षण प्रथाओं को सिखाने के माहौल को बेहतर किया जाएगा इसके तहत। और $86 बिलियन की इस योजना को विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किया गया है। इसमें शिक्षा का सुधार बहुत ज़्यादा देखा जाएगा व्यापक स्तर पर, और विकास भी अच्छी होगी, इसका मानना है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस 2 केंद्रीय मंत्रियों द्वारा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रविशंकर प्रसाद और हरदीप सिंह पुरी। रविशंकर प्रसाद और हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया है। अभी 18, ये चल रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी 18 राज्यों में इसको चालू किया गया है। आगे इसका देखते हैं। नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था का निर्माण करने के लिए और शहर में प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बेहतर तालमेल स्थापित करने, समझ रहे, जो नागरिक जो प्रशासन है केंद्रित जो होती है, उसका निर्माण और उसको शहरी दिशा में प्रौद्योगिकी करने के लिए, अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको शहरी दिशा में ला करके उनको तालमेल स्थापित करके एक आदर्श स्थिति पैदा किया जाएगा, जिससे कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की शुरुआत हो पाएगी। और जो ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े लोग हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करके प्रौद्योगिकी और शहरी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी किया जाएगा। उसके बाद आदर्श स्थिति पैदा करके शहरी क्षेत्र में ला करके इनका डिजिटल मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज, स्मार्ट कोड और स्मार्ट सिटी 2.0 वेबसाइट और बहुस्थानीय प्रबंधन सूचकांक प्रणाली जैसी कई नई पहल की शुरुआत की जाएगी। ये पहल जो है मुख्यतः प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से साकार करने की दिशा में दोनों मंत्रालय द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है।
तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये भी क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अग्नि सुरक्षा के लिए डीआरडीओ का कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यह है डीआरडीओ के चीफ और यह है राजनाथ सिंह। आगे देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअली माध्यम से इसका इनॉग्रेशन किया गया। उत्तर प्रदेश के पिलखवा क्षेत्र में डीआरडीओ द्वारा अग्नि सुरक्षा परीक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का वहां पे उद्घाटन किया गया। देखा जाता है कि अगर अग्नि फायर से जो आग से जलने वाले जो होते हैं, अगर 5 मरते हैं पूरे विश्व में तो एक भारत का होता है। तो ये मतलब बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं यहाँ भारत के लिए, निंदनीय है। क्योंकि भाई हमारे यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं और इतना विकसित नहीं है और इतने लोग जागरूक नहीं है कि किस तरह से अगर कहीं आग लगी है तो इसको देखा जाए। इस वजह से मरने की संख्या भारत में ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये केंद्र स्थापित हो जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा, तो यहाँ अच्छे कौशल की प्राप्ति होगी और अच्छे तकनीकें मिलेंगे। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा और रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ आया होगा। थोड़ा हम उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और ये मध्य प्रदेश की भी कार्यभार संभालती आनंदीबेन पटेल। ऐसे जो गोवा के भी और महाराष्ट्र के भी हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी उसके बाद में अभी जो टसल चल रहा था तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, तो वहाँ भी तमिलिसाई सौंदरराजन 2 जगह के संभालती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्यभार जो यहाँ के राज्यपाल हैं कहाँ और किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालती हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटें 31 है, विधानसभा सीटें जो हैं 404 है और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। यहाँ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। हाल ही में किस निकाय द्वारा प्रवासी मजदूरों पर मसौदा राष्ट्रीय नीति पेश की गई है? मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा। जो प्रवासी मजदूर इधर उधर चले गए हैं उनके लिए एक नीति तैयार की गई है नीति आयोग के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मसौदा प्रवासी श्रमिक नीति डिजाइन, मतलब नीति आयोग के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसको चलाया गया है। ये दो दृष्टि का वर्णन कर रहा है, एक नीति डिजाइन और एक श्रमिक को। पहला क्या है कि दृष्टिकोण नकद हस्तांतरण हो और विशेष कोटा और मजदूरों के लिए आरक्षण दिया जाए। तो मतलब इनका जो दृष्टिकोण से अच्छा हस्तांतरण किया जाए, इनको कोटा व्यवस्था की जाए, इनके आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जो प्लान कर जाते हैं इनके रहने की, इनके खाने की, इनको सारी चीजें की व्यवस्था की जाएगी। नीति आयोग के द्वारा एक ड्राफ्ट अभी तैयार किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ आया होगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। हाल ही में 15 स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन कितने राज्यों में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 18 राज्यों में किया गया है अभी 15 स्फूर्ति क्लस्टर का। स्फूर्ति मतलब होता है स्कीम ऑफ फंड फॉर रिगरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया गया है। आगे थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूक्ष्म लघु मतलब एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा सोमवार को स्फूर्ति योजना के तहत मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाकर और लाल फीता स्याही को समाप्त कर दस्तकारों के लिए 5000 क्लस्टर की शुरुआत की जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि परंपरागत उद्देश्यों के विकास और दस्तकारों की सहायता
के लिए इस योजना मतलब इस स्फूर्ति योजना का शुरुआत की जाएगी। नितिन गडकरी जी द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों से इससे जुड़े मामले को देखा जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और कहा जाता है कि ताकि वह संकुलित होकर परियोजनाओं में आ जा सके, जो क्लस्टर्स हैं या जो इसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, अधिकारी भी हैं, वो आसानी से आ जा सके और इसका जो प्रॉब्लम्स हो उसका समाधान किया जा सके। इसे 18 राज्यों में कुल 18 राज्यों में इसे चलाया जा रहा है इस परियोजना को, और इसकी कुल लागत जो लग रही है 85 करोड़ रुपए के लिए करोड़ रुपए का इस पे लागत आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो अगर अभी तक आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो।